लेसन बाद में काम आता है रिवीजन के लिए, आपको रिवाइज करने में हेल्प करते हैं हमेशा सेशंस ये। तो प्रोटीन्स जो होते हैं ये भी बॉडी में ज्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड हैं। क्यों रिक्वायर्ड है ज्यादा अमाउंट में, आप सोचिए। यू रिमेंबर सर कि मसल्स जो बॉडी की होती हैं, हमारी जो मूवमेंट है वन प्लेस से अनदर प्लेस पर जा रहे हैं, दैट इज रिक्वायर्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स। मींस मसल्स प्रोटीन है काफी, मतलब बहुत सारी प्रोटीन रिक्वायर्ड है। तो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, मस्कुलर डेवलपमेंट के लिए वी नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन डाइट एज वेल। सो वी कैन से प्रोटीन इज अनदर मैक्रो या मेगा न्यूट्रिएंट हो गया सर, हो गया। लिपिड फिर तीसरा लीजिए, लिपिड फैट्स। लिपिड्स यानी फैट्स जो हम लोग खाते हैं काफी ज्यादा। आप लोगों को चीज बहुत पसंद है, चीज लगा खाते हो, पिज्जा में जितना चीज लगाओ उतना ही मजा आता है, टेस्ट आता है उतना, तो वो कार्बोहाइड्रेट, वो आपका लिपिड्स ही है ना। फिर आपको मन करता है पनीर के पकौड़े खाने हैं, पनीर की सब्जी खानी है, भुजिया खानी है, पनीर प्रोडक्ट्स खाने हैं, पनीर टिक्का खाना है मैंने आज। तो ये सब चीजें क्या है, दे आर प्रोटीन रिच, बॉडी को ज्यादा चाहिए, प्रोटीन रिच है। लिपिड रिच भी है, लिपिड भी होता है काफी ज्यादा अमाउंट में। अब लिपिड पनीर में भी होता है, एग के अंदर भी लिपिड होता है, ऑयल होता है, फैटी चीजों में भी है, तो बहुत सारी चीजें लिपिड रिच हैं। लिपिड हमारी बॉडी में एनर्जी का काम करता है, इंसुलेशन का काम करता है, स्किन के नीचे एक फैट की लेयर बनाता है, ऐसे बहुत सारे फंक्शन बॉडी में है। तो अब हमारे पास कंक्लूजन ये निकला कि दोज न्यूट्रिएंट विच आर रिक्वायर्ड बाय बॉडी इन लार्जर अमाउंट वो हो गई मैक्रो न्यूट्रिएंट या मेगा न्यूट्रिएंट। और वो चीजें जो बॉडी को थोड़े अमाउंट में चाहिए पर वेरी स्मॉल अमाउंट इट इज रिक्वायर्ड, दैट इज कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो क्या हो सकते हैं, विटामिन्स, हाँ बिल्कुल ठीक है। विटामिन्स जो होती हैं, विटामिन्स कितनी लेते हैं आप, थोड़ी सी लेते हैं। आपकी सब्जियों में, वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में विटामिन है, बहुत कम है, इतना सफिशिएंट है मेरे लिए। हम अगर कोई विटामिन की टैबलेट ले रहे हैं तो वो बहुत छोटी छोटी होती हैं, कम अमाउंट में रिक्वायर्ड है बॉडी के लिए। दैट्स व्हाई विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है बच्चा, विटामिन्स एंड मिनरल्स ये सब माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं। न्यूट्रिएंट क्यों कह रहा हूं, ये एनर्जी तो नहीं दे रहे आपको, एनर्जी लेकिन आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए चाहिए। मैंने कहा था दोज कंपाउंड्स, केमिकल कंपाउंड्स which are providing body energy या which are required by the body for proper growth and development, they are nutrient. We can categorize them as a mega या macro or a micro nutrient. Micro nutrient required in very small amount, mega nutrient required by the body in large amount. Example micronutrient, vitamin, mineral. Mega nutrient या macronutrient example carbohydrate, proteins and lipids. Fine, easy. डन है, कोई डाउट यहां तक कर लेंगे याद? मुश्किल तो नहीं है दामिनी? नो सर। ओके, नायशा अभी कंफ्यूजन होगा मुझे दोनों में, नायशा कौन है, दामिनी कौन है, ठीक है, पर हाँ कुछ क्लासेस के बाद आई विल लर्न। चलो अब मैं आपको एक और टर्म बता रहा हूं। अच्छा एक चीज बताओ मुझे पहले, क्या आपका मोटो एंड बायोलॉजी में एक्सेल करना ओलंपियाड्स वगैरह का भी है, या सिर्फ सिंपल जाके एग्जाम देके शांति से घर पाके बैठ के सो जाने का है? ओलंपियाड्स है ना, अच्छा था, ठीक ठाक बायो पढ़ना, और मीनिंग इंटरेस्टिंग लेवल पर, अच्छी लेवल पे जाकर, और आगे क्योंकि आप 10th के बच्चे हो तो अब आप एक आपके माइंड में बिल्ड हो जाता है सर मुझे ये करना है लाइफ में, और फाउंडेशन चाहिए है ना, फाउंडेशन बिल्ड होनी चाहिए, और ताकि हम नीट वगैरह को क्वालिफाई कर पाए आगे। नीट समझते हो ना, डॉक्टर्स नीट, या एक अच्छा केवीपीआई क्वालिफाई कर एक फॉरेन यूनिवर्सिटी या किसी भी जाएं, अलग मतलब उसके लिए नीट तो एक अच्छा क्राइटेरिया है ही, वो करना ही है। फिर यूपीसीईटी काफी एग्जाम्स हैं, सभी एग्जाम एक ही लेवल के होते हैं, किसी में थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, बस पर तैयारी आपकी अच्छी है तो सब एग्जाम आप क्वालिफाई करते हो। तो मैं कोशिश करता हूँ, मेरे बच्चे जो होते हैं 9th 10th में भी आते हैं, मैं 11th और 12th बच्चे लेता हूँ ज्यादातर, और यहीं से फाउंडेशन बिल्ड करके उनको आगे नीट और IIT या केवीपीआई वगैरह की तैयारी कराता हूँ। ये मेरा रहता है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ। तो अभी ये ऑनलाइन बैच है आपका मेरे साथ, ठीक है। चलो सी, मैं एक वर्ड और दिखा रहा हूं आपको, बता रहा हूं बच्चों वो क्या है। एक स्पेसिफिक वर्ड है जो कंपटीशन पार्ट में यूज होता है, हमारे सीबीएसई में यूज नहीं होता, लेकिन आपके माइंड में अगर रहेगा तो आप इसका यूज अच्छे से कर पाएंगे। वो क्या वर्ड है, बहुत इजी सा है, इसी से रिलेटेड है। एक होता है प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड, और एक होता है प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फूड। बता देता हूं, दोनों इसी से ही है लेकिन नेमिंग अलग है। द नेमिंग इज प्रोटेक्टिव
प्रिंसिपल ऑफ फूड एंड द सेकंड वन इज प्रोटेक्टिव हो गया, ये है आपका प्रिवेंटिव। प्रोटेक्टिव एंड प्रॉक्सिमेट, प्रोटेक्टिव एंड एक ही बात है, इसको कहेंगे प्रॉक्सिमल, बिल्कुल राइट। प्रॉक्सिमल प्रिंसिपल ऑफ फूड, ये एकदम न्यू टर्म है आप लोगों के लिए। ये आपको जनरली 11th में इंट्रोड्यूस करते हैं, अगर आप एडवांस पढ़ते हो किसी अच्छी फैकल्टी से तो आपको इंट्रोड्यूस कर देता है वो। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ उसके बारे में क्या चीजें हैं, इजी रहेगा आपको समझना। जब भी कहें हम प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फूड, मतलब प्रिंसिपल ऑफ फूड मतलब फूड का कंपोनेंट, फूड का वो कंपोनेंट जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है आपकी बॉडी को, फूड का वो पार्ट जो आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, किससे? डिजीजेस से। वो डिजीजेस किसी बैक्टीरिया की वजह से हो सकती हैं, किसी विटामिन मिनरल की कमी से हो सकती हैं, है ना। यानी ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देता है। तो ऐसे कौन से फूड के कंपोनेंट हैं या न्यूट्रिएंट हैं जो आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन वाले पार्ट में ज्यादा इन्वॉल्व हैं? तो मैं कहूंगा विटामिन बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो गया। विटामिन वही कंपोनेंट है। विटामिन ए की कमी से आपको पर्सन को नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस हो जाता है। ऐसे कई सारी विटामिन हैं जिनकी वजह से आपकी बॉडी में डिफरेंट डेफिशिएंसी डिसऑर्डर हो जाते हैं। तो विटामिन आपकी बॉडी में प्रोटेक्शन देती है, प्रोटेक्टिव नेचर का है, आपको डेफिशिएंसी डिसऑर्डर से बचाती है। और साथ ही साथ बाहर से आने वाले पैथोजन से भी काफी हद तक कुछ विटामिन ऐसी होती हैं जो एंटीबॉडी बनाने में, जो इम्यून सेल्स को प्रॉपर डेवलप करने में हेल्पफुल होती हैं। यानी ये बॉडी में एनर्जी नहीं देगी, विटामिन बॉडी में एनर्जी नहीं देगा, आपको बॉडी के भागने दौड़ने में हेल्प नहीं करेगा विटामिन, बट ये हेल्प करेगा आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में। क्या ये बात समझ आया? यस सर। है ना, सही है बच्चा। तो विटामिन को, यानी विटामिन जब हमने पीछे पढ़ा था तो मैंने कहा था विटामिन का एग्जांपल लेके माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट किस कैटेगरी का हो गया? प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फूड कैटेगरी का हो गया। क्या ये बात समझ है? दोनों जो हैं, तो इनको हम यस सर। अनदर नेम में कहेंगे प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फूड। सही है बच्चा। दूसरा मैंने नाम दिया था पीछे, अगर याद है, यहां देखो, प्रॉक्सिमल प्रिंसिपल ऑफ फूड। ये फूड का मेजर कंपोनेंट है, बड़ा कंपोनेंट फूड का। जो भी हम खाना खाते हैं उसमें ज्यादा अमाउंट में प्रॉक्सिमल अमाउंट है, प्रॉक्सिमल अमाउंट में यही होता है। तो अगर आपने खाना खाया सुबह का, उसमें खाने के अंदर आप मुझे बताना न्याशा, तुमने लंच में क्या खाया? दाल चावल। दाल चावल। और दामिनी तुमने? रोल, मतलब रोटी ओट्स, एंड ओट्स खाए? पनीर। ओट्स, ओट्स खाए रोटी थे? एंड पनीर। रोटियां खाई थी? नो 4 सर। रोटियां खाई, 5 रोटियां खाई, 6, 8, 10? दीदी कहाँ नो खाते सर। तुम लोग? मैं जब तुम्हारे बराबर था तो मैं 6 रोटी कम, ज्यादा ज्यादा 8 रोटी भी खाता था। अब तो नहीं खाता, अब तो 6 रोटी से मेरा काम चल जाता है। अब सुनो, यानी कि जब मैंने रोटियां खाई, जब मैंने चावल खाए बहुत सारे, तो उसमें प्रोटीन था, कार्बोहाइड्रेट था, लिपिड था, ये मेजर अमाउंट में थी चीजें। तो हमारे खाने का जो प्रॉक्सिमल पार्ट है वो प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, ये सब चीजें होती हैं। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट का अनदर नेम हो गया प्रॉक्सिमल प्रिंसिपल प्रॉक्सिमल। ऑफ फूड। सही। अब आप इसको थोड़ा नोट कर लो अपनी एक कॉपी के अंदर, ताकि रिवाइज करेंगे आप तो आपको ये वर्ड, क्योंकि ह्यूमन माइंड तो जानते हो थोड़ी देर तक रहता है, उस पर सब हवा हो जाता है। 2 दिन के बाद चीजें मिक्स होना शुरू हो जाती हैं। तो लिखना, अब नोट्स मेकिंग करना वेरी इंपॉर्टेंट है। यू कैन राइट, लिख लीजिए, और जहां लगे वर्ड आप डिफिकल्ट लगे भी बताइएगा।
ओके बच्चा, Yes, No, sir. sir. ओके कंप्लीट कर लो पहले। तो मैंने बच्चों यहाँ पर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन स्टडी कराई आपको कि न्यूट्रिएंट क्या होता है, व्हाट आर द माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड व्हाट आर मेगा न्यूट्रिएंट। अब हम एक छोटे से डेफिनेशन पार्ट पे चल रहे हैं। एक और वर्ड है डाइजेशन, जो आपने पढ़ा होगा, अपनी क्लासेस में पढ़ चुके हैं आप लोग, है ना। तो हम उस पर थोड़ा सा काम करेंगे। मैंने पहले कुछ चीजें उठा रहा हूँ, छोटी छोटी चीजें उठा रहा हूँ, फिर मैं टॉपिक में इन सब चीजों को मिंगल करूंगा, एडजस्ट करूंगा, एक साथ इकट्ठा करके एक कंसेप्ट बना दूंगा आपके मिल्क में, ठीक है, रिलेट करते हुए। तो यहां पर एक वर्ड है डाइजेशन। आपके अकॉर्डिंग बच्चों डाइजेशन को हम कैसे डिफाइन करना चाहेंगे, क्या लिखना चाहेंगे इसमें? अगर डाइजेशन हमें कहना होगी सर ये डाइजेशन होता है, तो तुम लोग क्या कहोगे डाइजेशन के बारे में? जो तुम्हें मन करता है कह सकते हो। मैं सिर्फ तुम लोगों से इसलिए पूछता हूं कि मुझे पता चले कि आपके माइंड में डाइजेशन को लेकर क्या बात है और मुझे किस लेवल से आपको पिक करना है। यस, हाँ बच्चा, So क्या the हुआ? हाँ absorption of minerals and vitamins by our body. हाँ ठीक है, एब्जॉर्प्शन, बॉडी में जो गया उसको एब्जॉर्ब करना है, लेकिन उससे पहले डाइजेस्ट करना पड़ेगा मेरे बच्चा। तो डाइजेशन मैं ऐसे कहता हूं सर, जब मैंने मॉर्निंग में खाना खाया, एग्जाम्पल लेके चलता हूं आपसे, फिर आप समझ जाओगे। जैसे मैं एक एगिटेरियन हूं, एग मुझे पसंद है मान लीजिए, तो मैंने एग को बॉयल किया। उस एग को बॉयल कर मैं अगर फैट नहीं है मेरे पास, ज्यादा है आजकल, मैं फैट लेना नहीं चाहता, तो मैंने इसके यॉक वाले पोर्शन को हटा दिया। एग्जाम्पल लेता हूँ, यॉक वाले पोर्शन को हटा दिया। और क्या ये रिकॉर्ड चल रहा है? हाँ रिकॉर्डिंग है, डन। तो मैंने खाली व्हाइट पोर्शन खाया। व्हाइट पोर्शन ऑफ एग को कहते हैं एग एल्बुमिन, जो प्रोटीन रिच होता है। तो मैंने कहा मैंने बॉडी में फूड के फॉर्मेट में प्रोटीन लिया मान लेता हूं, तो प्रोटीन क्या मेरी बॉडी में एज इट इज गया है और एज इट इज मेरी मसल्स में जाके यूज हो जाएगा, लग जाएगा? नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। सबसे पहले प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा, छोटे 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 पार्टिकल्स में एक बड़ी प्रोटीन छोटी प्रोटीन में टूटेगी, सिंपल सी बात है। वहां पर एंजाइम्स यूज होंगे जो इसको ब्रेक डाउन करेंगे। तो अगर मैं आपसे कहूं क्या मैंने जब प्रोटीन माउथ में खाया और च्यू किया, मास्टिकेट किया विद द हेल्प ऑफ टीथ, क्या प्रोटीन का डाइजेशन माउथ में हुआ? तो आपका आंसर है सर नहीं, प्रोटीन माउथ में डाइजेस्ट नहीं होती, बिकॉज प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स आर नॉट प्रेजेंट इन माउथ। नहीं होते माउथ में, तो डाइजेशन कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें मेरी प्रोटीन गई यहां से ईसोफेगस से होती हुई फूड पाइप में लेकर स्टमक में पहुंच गई, उसको स्टमक में पहुंच गई, है ना। तो स्टमक में एक एंजाइम मिला इनको, पेप्सिन। कौन सा एंजाइम मिला? पेप्सिन, राइट। पेप्सिन एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो जनरली एक्टिव फॉर्म में है। अभी ये एक्टिव है लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में मिलता है जनरली। बताएंगे कैसे होता है एक्टिव, डिस्कस करेंगे, अभी तुम खाली डेफिनेशन टर्म ले रहे हैं। प्रोटीन इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन, और ये पेप्सिन कहां मिलेगा? स्टमक में, स्टमक, राइट, स्टमक में है ये हमारा एंजाइम। और स्टमक में, स्टमक का अनदर नेम होता है, दूसरा नाम भी होता है स्टमक का। क्या ये जानते हैं बच्चे क्या नाम होता है स्टमक का दूसरा नाम? स्टमक का अनदर नेम जी से स्टार्ट होता है बच्चा, जी से। सोचो सोचो, दिमाग में लगाओ, दिमाग के जितने भी लाइट्स हैं, ओपन है, बल्ब है, जला दो, सारे स्विच ऑन कर डालो। इसका ईजी सा नाम है गैस्टर। क्या नाम है? गैस्टर, या जेस्टर भी कहते हैं, गैस्टर। मैं इसको गैस्टर कहता हूं, तो स्टमक और गैस्टर। मैं इसलिए लिखवाया ये वर्ड गैस्टर क्योंकि आगे आप ये वर्ड पढ़ने वाले होंगे। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये वर्ड गैस्टर लिख दिया जाता है और बच्चे को कंसेप्ट पता होते भी स्टमक के रिगार्डिंग वर्ड गैस्टर लिखा होने से गलत हो जाता है। ठीक है, तो गैस्टर के बारे में पता, गैस्टर इज स्टमक, नथिंग एल्स, स्टमक। पेप्सिन एंजाइम प्रेजेंट इन गैस्टर यानी स्टमक, it will digest this protein, large protein into smaller protein, जिनको पेप्टोन या प्रोटियोसिस कहते हैं। पेप्टोन
प्लस प्रोटियोसिस कहा जाता है, प्रोटियोसिस। ये छोटी प्रोटीन है मेरे बच्चा, छोटी प्रोटीन, स्मॉल प्रोटीन्स, स्मॉल प्रोटीन्स। तो एक बिग प्रोटीन को स्मॉल प्रोटीन में ब्रेक डाउन किया विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, व्हिच एंजाइम? आंसर इज पेप्सिन। तो पेप्सिन इज योर एंजाइम हियर, दिस इज योर एंजाइम। इजी, ओके। अच्छा, पेप्टोन को भी फर्दर डाइजेस्ट करना पड़ता है, होता है फर्दर, लेकिन वो स्टमक में नहीं हो पाता। जैसे ही ये पेप्टोन्स आगे मूव करते हैं और स्टमक से निकलकर स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं, कहां पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, वहां पर ये फर्दर डाइजेस्ट होता है डिफरेंट एंजाइम से। दूसरा एंजाइम है काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन वगैरह, जो इसको पेप्टाइड में ब्रेक डाउन कर देगा। पेप्टाइड फिर और डाइजेस्ट होती है विद अनदर एंजाइम पेप्टाइडेजेस इनटू अमीनो एसिड। तो फाइनली आई गॉट अमीनो एसिड्स। तो मैं अब फाइनली ये लिख रहा हूं कि इन प्रोटियोसिस से फर्दर डाइजेस्ट होकर क्या बन गया? अमीनो एसिड। एसिड्स। ये सिंपलर फॉर्म है बच्चा, ये सिंपलर फॉर्म है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। तो डाइजेशन की एक डेफिनेशन बनी सिंपल सी कि डाइजेशन इज अ प्रोसेस या केमिकल प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म, सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म। ये एब्जॉर्ब होते, जैसे आपने कहा था मुझे सर एब्जॉर्प्शन कुछ लेट होता है, एब्जॉर्ब होते हैं मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल। जब वो डाइजेस्ट हो जाते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल के फॉर्मेट में आ जाते हैं, एब्जॉर्बर फॉर्म में आ जाते हैं, तब वो जाके ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं, ताकि बॉडी की हर एक सेल तक ये अमीनो एसिड पहुंच जाए। मेरे मसल तक अमीनो एसिड चाहिए मसल बिल्ड करने के लिए, और खाना तो मैंने माउथ में और स्टमक में पहुंचा था। यहां कैसे पहुंचेगा अमीनो एसिड? ब्लड के हेल्प से। तो जैसे ही अमीनो एसिड बने, ये ब्लड में चले गए। कहां चले गए बच्चा? ब्लड में। और ब्लड इन अमीनो एसिड को ले जाकर बॉडी की हर एक सेल में पहुंचा देगा। जहां जहां अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट है, वो वहां अमीनो एसिड यूज हो जाएंगी। क्या ये पॉइंट क्लियर आया समझ कि डाइजेशन है क्या? तो हम इसकी डेफिनेशन Yes, लिखते sir. हैं, फिर एग्जांपल लिख डालेंगे। ये एग्जांपल लिख लो, एक स्पेस दे दो डेफिनेशन का। डेफिनेशन में अभी लिखता हूं आपके लिए, पहले ये लिख लो, बना लो। या रुको रुको, मैं आगे डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर उसके नीचे एग्जांपल लिख लेना आप। मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं पहले। डेफिनेशन हुई, डाइजेशन का डेफिनेशन है ये। डाइजेशन इज अ केमिकल प्रोसेस, बायोकेमिकल कह सकते हो, केमिकल फिजियोकेमिकल भी कह सकते हो, है ना, जहां फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। मास्टिकेशन जो है दांतों से थ्रो, वो फिजिकल प्रोसेस है। उसमें मास मतलब ब्रेक डाउन होता है लार्ज का कॉम्प्लेक्स फॉर्म का छोटे छोटे ब्रेक पीसेस में। लेकिन प्रोसेस जो डाइजेशन का है वो केमिकल ही है, एंजाइम इन्वॉल्व होता है, इसलिए मैं केमिकल लिख रहा हूँ। इज अ केमिकल प्रोसेस या बायोकेमिकल प्रोसेस कह सकते हैं, और अच्छा लिखना है तो। बायोकेमिकल मतलब जो एंजाइम्स हैं वो बायोलॉजिकल नेचर के होते हैं, लिविंग सेल्स के अंदर मिलने वाले होते हैं, इसलिए बायोकेमिकल प्रोसेस during which large complex substances are broken down into simpler and absorbable form. That's it. Example वाले लिखें, पहले डेफिनेशन लिख डालो। डन बच्चा। एग्जाम्पल देखो, Yes, एग्जाम्पल sir. ये लिखा मैंने, ये रहा एग्जाम्पल। इसके नीचे एग्जाम्पल लिख दो। एक एग्जाम्पल और बताऊंगा मैं कार्बोहाइड्रेट का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। So done.
डन बेटा। चलो अब एग्जांपल और लेता हूं मैं आपके लिए, एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ स्टार्च। स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स फूड, वी कैन से इट्स अ कॉम्प्लेक्स फूड। कैसा फूड है बच्चा? कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स फूड है ये। सबसे पहले माउथ के अंदर स्टार्च का मास्टिकेशन हुआ, फूड को दांतों ने च्यू कर दिया, और यहां पर प्रेजेंट है सैलिवरी ग्लैंड। आपने पढ़ी है सैलिवरी ग्लैंड, पढ़े बच्चा? सलाइवरी ग्लैंड Yes, जो sir. सलाइवा रिलीज करती है, और इस सलाइवा में एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम है सलाइवरी अमाइलेज। सबसे पहला एंजाइम है जो माउथ में रिलीज हो रहा है, जो स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा। प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो पाता क्योंकि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम माउथ में नहीं होते, इसलिए मैं माउथ के अंदर डाइजेशन नहीं दिखा पाया था आपको, यहां दिखा रहा हूं इसके लिए यहाँ पर। तो स्टार्च इनसाइड माउथ, मैंने लिखा इनसाइड माउथ, एंजाइम का नाम लिखा मैंने सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज। और ये सलाइवरी है, ये कोलावेरी नहीं है, कोलावेरी नहीं है, ये सलाइवरी अमाइलेज है। सलाइवरी कोलावेरी है ना, उससे रिलेटेड करता है कोलावेरी सलाइवरी। तो ये सलाइवरी है, याद कर, सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होता है सलाइवरी अमाइलेज। और ये सलाइवरी अमाइलेज हमारे स्टार्च को यानी कि ब्रेक डाउन, इसने इसको ब्रेक डाउन किया। किसमें ब्रेक डाउन किया? तो ये करेगा माल्टोज, सर माल्टोज बनाएगा ये। हो सकता है आप नाम आपने पढ़ा भी हो पहले, हो सकता है ना भी पढ़ा हो, दोनों पॉसिबिलिटी आपके साथ हो सकती है। तो आपके साथ कौन सी वाली पॉसिबिलिटी है कि माल्टोज नाम पढ़ा? हाँ या Yes, ना? sir. पढ़ा है. पढ़ा, एक बच्चे ने पढ़ा, एक बच्चे नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। मैंने कहा ना हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। हम ये कहते हैं स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स बड़ा सा पॉलीसैकेराइड है, बड़ा वाला पॉलीसैकेराइड, बड़ा वाला कार्बोहाइड्रेट है। जब इसको तोड़ा गया तो उससे थोड़े छोटे फॉर्म में टूटा, जो कि माल्टोज है। तो माल्टोज एक डाइसैकेराइड है, दो सैकेराइड यूनिट से जुड़ा हुआ है, मतलब इससे तो छोटा है ये। तो ये मैंने लिखा डाइसैकेराइड है सर ये। और ये भी समझाऊंगा ये डाइसैकेराइड ये मोनोसैकेराइड क्या होती हैं, आ जाएंगे समझ, डोंट वरी, अभी बता दूंगा थोड़ी बात। या तो क्या माल्टोज में टूट गया? पहली बात तो समझ आया, माल्टोज टूटा। माल्टोज आपने कहा सर एक छोटी सैकेराइड मान लिया मैंने, डाइसैकेराइड से केमिकल कॉमन लिख दिया। अभी भी ये माउथ के अंदर तो ये काम हो गया इनसाइड माउथ। अब माउथ में इस माल्टोज का डाइजेशन नहीं हो पा रहा आगे, क्यों? क्योंकि बच्चों इसके डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम इज नॉट देयर नाउ। तो ये फूड चला गया आगे, ईसोफेगस से होता हुआ स्टमक में पहुंच गया, जहां प्रोटीन डाइजेशन हुआ था वहीं स्टमक में। तो यहां पर स्टमक में भी माल्टोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम नहीं मिला, तो स्टमक से नीचे निकलकर ये चला गया इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में एक पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का जिसको ड्यूडेनम कहते हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम, फिर जेजुनम, फीलियम, आप स्मॉल इंटेस्टाइन लिख सकते हैं साथ में। तो ये इन स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में माल्टोज विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर एंजाइम जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है, वो एंजाइम है माल्टेज। क्या नाम है सर? माल्टेज। Maltase. Yes, in small enzyme name is maltase. ये maltase enzyme, this is an enzyme जो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पोर्शन में मिलता है। ड्यूडेनम में मैं लिख देता हूं यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन अंडर ब्रैकेट ड्यूडेनम, duodenum. This is the first part of small intestine. This maltase enzyme digests maltose into smaller unit, very simpler smaller unit, जिसको नाम दिया जाता है ग्लूकोज। क्या नाम देते हैं? ग्लूकोज। तो लिख दिया हमने यहां पर ग्लूकोज। ग्लूकोज की कितनी यूनिट बनाता है? तो बच्चा ये ग्लूकोज की यूनिट बनाता है 2। एक ग्लूकोज ये बन गया प्लस एक ग्लूकोज ये बन गया, 2 ग्लूकोज बन गए यूनिट। तो ग्लूकोज सबसे सिंपलर फॉर्म है। ये फॉर्म ग्लूकोज का आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सकता है। जैसे प्रोटीन का एब्जॉर्बल फॉर्म था अमीनो एसिड, वैसे ही कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च का
सिंपलर फॉर्म, एब्जॉर्बेबल फॉर्म है ग्लूकोज, और ये एब्जॉर्ब होकर पूरी बॉडी में फैल जाएगा। ये वाला भी ब्लड के थ्रू होगा? बिल्कुल राइट बच्चा, ब्लड के थ्रू जाएगा, ब्लड में जाएगा, ब्लड इसको पूरी सेल में, मेरे ब्रेन सेल को ग्लूकोज चाहिए, ब्लड के थ्रू पहुंचेगा। मेरी आईज में ग्लूकोज चाहिए, या किसी पर्टिकुलर आईज के साथ सेल्स रेटिना उसको चाहिए, या समथिंग मेरे आपके किडनी सेल्स को चाहिए, या मेरी मसल सेल को चाहिए, मेरे हार्ट सेल को चाहिए ग्लूकोज। हर सेल रेस्पायर करती है, और रेस्पिरेशन करने के लिए एनर्जी बनाता है बंदा उस टाइम, तो दे नीड सम ग्लूकोज एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, जिसको बर्न कर ऑक्सीडाइज कर एनर्जी बनती है एटीपी। तो एटीपी का नाम सुना है आपने, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वो ग्लूकोज के बर्निंग या ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से ही बनता है बच्चा। ठीक है, आपने एक बुक में पढ़ा था सर, रेस्पिरेशन की इक्वेशन होती है, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से कार्बन डाइऑक्साइड बना, वाटर बना और एटीपी बने। एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ोगे, आगे पढ़ाऊंगा, तो वहाँ एटीपी ग्लूकोज के ब्रेकडाउन या रेस्पिरेटरी प्रोसेस में बनता है। तो ग्लूकोज यहाँ बन गया, डन। ऐसे ही चलो एक और एग्जांपल लेके हम डाइजेशन टॉपिक को तो खत्म कर सकते हैं, थोड़ा सा डेफिनेशन एग्जांपल, वो है फैट का डाइजेशन, ताकि हम यहाँ पर कंप्लीट हुए। क्या ये लिख लिया? Yes, sir. यस। डन बच्चा, एवरीवन? ओके, मैंने लिखा फैट्स। अब मुझे पसंद आया फैट खाना। किस किस को फैट पसंद है? जैसे कि आप लोगों को पसंद होगा चीज खाना, पनीर में भी फैट होता है थोड़ा सा, फिर देसी घी के परोठे खाना, और ये सब चीजें, मक्खन लगा के खाना, ये सब बहुत पसंद है। गाड़ी उठा के चले जाना ढाबे पर, वहाँ के जो पराठे होते हैं उस पर बने हुए, उसमें मक्खन डाल के बहुत सारा खाना बहुत पसंद है, तो उसमें फैट होता है, यानी कि वहां पे फैट है मक्खन में। तो फैट या लिपिड्स बॉडी में एब्जॉर्ब डायरेक्ट नहीं होते हैं, सो दे हैव टू बी डाइजेस्टेड अगेन, दे हैव टू बी डाइजेस्टेड फर्स्ट। तो वी हैव सम काइंड ऑफ एंजाइम, से एग्जांपल लाइपेज, लाइपेज एन एंजाइम व्हिच डाइजेस्ट लिपिड्स यानी फैट्स। इंटेस्टाइन में होता है डाइजेशन इसका, इंटेस्टाइन में, ठीक है, इन इंटेस्टाइन। सो इट विल डाइजेस्ट लिपिड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। क्या बना मेरे बच्चा? इट फॉर्म फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। कुछ टाइम में ये, अभी 5 मिनट्स में ये ब्रेक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा सेशन, ठीक है, तो हम उतना ही रखेंगे आज डेमो सेशन में। तो आप जब तक लिख लीजिए पूरा कंप्लीट। तो lipids and fats in the presence of lipase intestine break down into fatty acids and glycerol. These fatty acids can easily absorb now. इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाएगा, ब्लड में चला जाएगा ये भी, लेकिन ब्लड में डायरेक्ट नहीं जाता। फैटी एसिड कभी भी ब्लड में डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं होता, पहले जाता है लिम्फ में। लिम्फेटिक फ्लूइड नाम सुना है? लिम्फेटिक फ्लूइड नहीं सुना होगा, कोई बात नहीं, अगर सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो कोई बात नहीं। सुना है बच्चा? Yes, sir. सुना? हाँ, तो लिम्फेटिक फ्लूइड हमारी बॉडी में लिम्फ है, लिम्फेटिक फ्लूइड है, जो जिसमें एक इम्यून सेल्स काफी ज्यादा अमाउंट में होती हैं। तो आपका जो फैट्स है, फैटी एसिड्स, ये पहले चले जाते हैं लिम्फेटिक फ्लूइड में, और लिम्फेटिक फ्लूइड से फिर ब्लड में पहुंचते हैं, यानी पहुंच तो ब्लड में जाते हैं फाइनली, लेकिन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट एब्जॉर्प्शन है। तो आप ये समझ लें कि यार हाँ सर, फैटी एसिड लिपिड का डाइजेशन लाइपेज की हेल्प से होगा, वो लाइपेज मिलेगा इंटेस्टाइन में, एंड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बन जाएंगे। दे आर एब्जॉर्बेबल फॉर्म एंड दे आर नॉन एब्जॉर्बेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म। इजी? तो नाउ योर डाइजेशन का जो एक डेफिनेशन है और तीनों एग्जांपल लेके हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। हमारा जो एनसीईआरटी में पहला टॉपिक है इसमें, वो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें फोटोसिंथेसिस की बात की गई है। डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताऊंगा पहले मैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से होते हैं, प्लांट में कैसे होता है, प्लांट में कैसे रॉ मटेरियल आता है, और फिर स्टोमेटा का क्या रोल है, कि कहाँ कहाँ स्टोमेटा मिलते हैं, मोनोकॉट में कहाँ मिलते हैं, क्या मोनोकॉट में स्टोमेटा और डाइकॉट में स्टोमेटा का मिलना वेरी करता है? सोचो, क्या वेरी करता है मोनोकॉट प्लांट्स और डाइकॉट प्लांट्स में? मान लीजिए मेरे पास लीफ है, और लीफ की सरफेस पे स्टोमेटा मिलते हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए, है ना? तो क्या डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ में नंबर ऑफ स्टोमेटा बराबर होते हैं या कम ज्यादा होते हैं? कोई बात नहीं,
अगली बार क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे, जब हम पहुंचेंगे बताऊंगा आपको। तो अभी हमने जस्ट एक इंट्रो लिया है, डाइजेशन समझा है, डाइजेशन के साथ में हमने न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन, न्यूट्रिएंट के टाइप और डाइजेशन के एग्जांपल यहाँ पर पढ़े हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट कर देंगे आपके ऑर्डर न्यूट्रिशन प्लस अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑर्डर फोटोसिंथेसिस और कहाँ कहाँ होती है फोटोसिंथेसिस, क्या क्या रॉ मटेरियल है, और स्टोमेटा का प्रेजेंस एंड एब्सेंस, जो एनसीईआरटी का फ्लो है उस टॉपिक को लेकर उसके एडवांस पॉइंट टैग करते हुए आगे मूव कर जाएंगे। ठीक है? एनी डाउट? Yes, तुम्हें sir. जो लगता है, जो तुमने क्लास में पढ़ा हो, जो तुम पूछना चाह रहे हो अभी, तो आप पूछ सकते हैं। ट्रिप्सिन का वो मुझे यूज समझ नहीं आया हाँ, क्लास ट्रिप्सिन में। एक, हाँ बताता हूँ बच्चा, ट्रिप्सिन एक एंजाइम है। ट्रिप्सिन क्या है? एक एंजाइम है, जो जैसे पेप्सिन एक एंजाइम था वैसे ही ट्रिप्सिन भी एक एंजाइम है, और ये एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में इन्वॉल्व होता है, और ये मिलता है इंटेस्टाइन में। खासकर स्मॉल प्रोटीन्स को ये पेप्टाइड में तोड़ देता है। पेप्टाइड भी और छोटी प्रोटीन्स होती हैं, वेरी स्मॉल प्रोटीन्स। तो ट्रिप्सिन इज अ डाइजेस्टिव एंजाइम व्हिच डाइजेस्ट प्रोटीन्स, राइट? ऐसे ही वर्ड आएगा काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन भी ट्रिप्सिन का ही फॉर्म होता है, जो इनएक्टिव फॉर्म होता है बेसिकली, वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है पहले, और ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को। और सोचो बच्चा, और कोई वर्ड आया हो कॉम्प्लेक्स समझा हुआ स्कूल में पढ़ते हुए? No, sir. नहीं ठीक है, चलो। तुम मेरा नाम जानते हैं? यू नो माय नेम? नो? नहीं ना? माय नेम इज या गौतम सर, एसपी गौतम। ठीक है? और Yes. आपका नाम है एक का दामिनी, राइट? Yes, sir. और माइसा। नाइसा, नाइसा ना, नाइसा। माइसा माइसा। अच्छा, माइसा, हाउ वाओ, MAYS ऐसे SA, माई, राइट, MAYS, बहुत अच्छा नाम है माइसा, एक डिफरेंट है। चलो, गुड है, ऑल द बेस्ट, सी इन द नेक्स्ट क्लास।